Hello my dear students, this is Sir Naseem Zulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Alright, now listen. So what I told you, आज हमने क्या चीज़ें क्लास में पढ़ी हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ होती है कि एटम है, किसी एटम के अनस्टेबल न्यूक्लियस का टूटना और उसके टूटने के नतीजे में उसके अंदर से इनविजिबल रेडिएशंस का अखराज होना, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में फिर हमने डिस्कस किया कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनमें से फर्स्ट एलिमेंट रेडियम है, जो कि किसने डिस्कवर किया, मैडम क्यूरी ने या मैरी क्यूरी ने, और उसके बाद फिर पोलोनियम भी उन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन अब रेडियो एक्टिव रेस कितनी टाइप्स के होते हैं ये मैडम क्यूरी ने नहीं बताया, बल्कि ये बताया एक अलग साइंटिस्ट ने जो उसके बाद की स्टोरी है, वो बताया लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, या जिनको हम जो है वो शॉर्ट में जस्ट वी कैन कॉल हिम रदरफोर्ड, जिनको हम सिर्फ रदरफोर्ड भी कह सकते हैं। तो रदरफोर्ड कौन थे? रदरफोर्ड इज़ अ वेरी फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट, इंग्लैंड में रहने वाले या बरतानिया में रहने वाले एक माहिर फिज़िक्स थे। इन्होंने बताया था कि कितने टाइप्स के रेडियोएक्टिव रेज होते हैं, और यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया जिससे मैं आपको बताऊँगा इनका एक्सपेरिमेंट कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब ने एक रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया, जैसे कि रेडियम या पोलोनियम या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे रेडियोएक्टिविटी निकल सके, उसको उन्होंने एक लेड ब्लॉक के अंदर रख दिया। लेड के बारे में आप जानते हैं, लेड इज़ एक्चुअली पीबी, ये पीरियोडिक टेबल में मौजूद एक एलिमेंट है लेड, जैसे आयरन होता है वैसे ही। लेड ही क्यों लिया, आयरन ब्लॉक क्यों नहीं लिया, या नॉर्मली पत्थर से बना हुआ ब्लॉक क्यों नहीं लिया? लेड की वजह ये होती है कि लेड से रेडियोएक्टिव रेस पास नहीं होते हैं। रेडियोएक्टिव रेस हर चीज़ से पास हो जाते हैं, यहाँ तक कि आयरन से पास हो सकता है, वुड से, प्लास्टिक से, हर चीज़ से पास हो जाते हैं। लेकिन लेड ब्लॉक से क्या होता है, रेडियोएक्टिव रेस रुक जाते हैं, और हम ये चाहते थे रेडियोएक्टिव रेस बाहर ना निकलें। तो ये क्या होगा कि रेडियोएक्टिव रेस बाहर से, यहाँ से कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकते, पास नहीं हो सकते यहाँ से। एक जगह पर हमने सिर्फ क्या कर दिया, ओपन कर दिया, जो ओपनिंग छोड़ दी है, जो बोर छोड़ दिया है, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से रेडियोएक्टिव रेस बाहर निकलेंगे। और सामने हमने लगा दी एक फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या चीज़ होती है कि जब इस पर जाकर कोई भी रेडियोएक्टिव रेस जाकर टकराएंगे तो उनके टकराने पर वाइट कलर का निशान आ जाएगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया ना, एक्सरे वाली प्लेट जो होती है वही कहलाती है फोटोग्राफिक प्लेट, कि व्हेन एवर एनी रेडिएशन विल स्ट्राइक टू द फोटोग्राफिक प्लेट इट विल लीव एन इम्प्रेशन। ठीक है, तो एक इम्प्रेशन छूट जाएगा, एक दाग आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अच्छा, इस वक्त अगर हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें, सिर्फ एक स्ट्रेट जाएगी सीधी और जाकर यहाँ पर, मतलब ये इस तरह से कोई रेज नहीं जाएंगी। अच्छा, ये रे भी ब्लू कलर की नहीं निकलते हुए दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये तो इनविजिबल रेडिएशंस है। तो बस वो जाकर यहाँ पर टकराएगी तो इधर पर स्पॉट बन जाएगा, मतलब सीधे आकर कोई रेस टकराई है। फिर हमने क्या किया, एक जो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी यहाँ पर। एक मैग्नेट लें, वो मैग्नेट का एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, आप जानते हैं। तो क्या होगा कि ये जो रेडियोएक्टिव रेस थी वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, 3 पार्ट्स में वो टूट गई। देखा इस तरह से। इसका मतलब इसमें से कुछ रेज ऐसी हैं जिसका पॉजिटिव चार्ज है, तभी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाकर डिफ्लेक्ट हो रही हैं, कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कोई रेज है। दूसरा जो है वो कुछ रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वाला जो है वो कोई रेस मौजूद हैं, और कुछ रेस बिल्कुल सीधी चले गई। इसका मतलब कोई रेडियोएक्टिव रे ऐसा भी है जो कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो उसने कहा कि जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, सॉरी, उसका पॉजिटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है उसका नेगेटिव चार्ज है, जो कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। तो उसने बताया कि जो अल्फा रेस हैं, ये सिंबल बना है अल्फा का इस तरह से, तो इसी को हम कह सकते हैं अल्फा रेस, कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले रेडियोएक्टिव रेस उनको नाम लिया है इसने अल्फा रेस का। और इस तरह से ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, दिस इज़ बीटा, मैं दोबारा बनाता हूँ, इस तरह से बनाते हैं, दिस इज़ बीटा। तो इस जो नेगेटिव चार्ज कैरियर जो रेडियोएक्टिव रेस थे, इसको नाम दिया गया बीटा रेस का। और इस तरह से मैंने बनाया, दिस इज़, मैं दोबारा बना देता हूँ मिटा कर, एक बार देख लें बड़ा करके कि ऐसे करके, दिस इज़ कॉल्ड गैमा। तो अल्फ़ा, बीटा और ये थर्ड जो रेस हैं इनको नाम दे दिया गया गैमा रेस का, कि 3 तरह के रेस होते हैं, तभी तो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गए। ये रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने पहली बार बताया कि रेडियोएक्टिव रेज असल में 3 तरह के होते हैं, और तीनों में अलग अलग चार्ज होता है। अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है, और गैमा पे नो चार्ज, वो न्यूट्रल होता है। समझ में आ गई बात सबको? देखिए, एटॉमिक मॉडल्स की जब हम बात करें
तो एटॉमिक मॉडल किसे कहते हैं? अभी तक हमने डिस्कवरी पढ़ ली थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुए उनके बारे में हमने नहीं जाना कि हाउ दे वर डिस्कवर्ड, कि इनको डिस्कवर कैसे, मतलब डिस्कवर किया कि ये तो जान लिया, लेकिन वो एटम में अरेंज किस तरह से उसके बारे में नहीं जाना। तो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल हमारे पास आए। सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो दिया था जॉन डाल्टन ने, उसको हमने पढ़ा था बिलियर्ड बॉल मॉडल, बिलियर्ड बॉल मॉडल। तो बिलियर्ड बॉल मॉडल के बारे में आप जानते हैं कि ये जॉन डाल्टन का दिया हुआ था सबसे पुराना। तो जॉन डाल्टन साहब तो ये बोलते थे कि भाई एटम एक सॉलिड बॉल की तरह है, एटम के अंदर एटम के अलावा कुछ नहीं है, खाली नहीं, बोर्ड पूरा भरा हुआ है, वो एटम ही है सिर्फ। एटम एक गेंद है, एक स्नूकर का बॉल है, बिलियर्ड बॉल जैसा है, सॉलिड बॉल एक है। दैट वाज बिलियर्ड बॉल मॉडल। इसकी रिजेक्शन तब हो गई जब सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, तो पता लगा भाई कि एटम के अंदर जो है वो फर्दर और पार्टिकल्स भी हैं, एटम सिर्फ खाली गेंद जैसा नहीं है। तो फिर उसमें फिर क्या हुआ कि अब जे थॉमसन ने चूँकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और बाद में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया, जैसे हम जानते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में अरेंज कैसे हैं, इसके बारे में थॉमसन साहब ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था। इसको हम लोग कहते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता था? देखो, बिलियर्ड बॉल मॉडल तो ये कहता था कि भाई एटम इस तरह का एक सॉलिड बॉल है, ज़रा समझना है वरना कुछ समझ जो है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ओके, ये तो देखो, ये जो मॉडल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, दिस इज़ द मॉडल ऑफ जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन बोलता था ये ऐसा होता है, खाली गेंद बस और कुछ नहीं है उसके अंदर। जे थॉमसन ने फिर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी हैं, तो वो भी तो अरेंज होंगे। तो जे थॉमसन ने बोला था स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे तरबूज अगर आप खाते हैं वाटरमेलन, तो तरबूज के अंदर जो उसके बीज हैं, उसके सीड्स हैं, वो कैसे हर तरफ स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तरबूज के बीज की तरह बिखरे हुए हैं हर तरफ, ऐसे कि भाई ये अगर एटम है तो एटम के अंदर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से बिखरे हुए। ये था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर दैट, अच्छा अब इसको डिस्कवर किया, अब ये थॉमसन का मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के अंदर इस तरह से स्कैटर्ड है। बट ये थ्योरी भी गलत साबित हुई, और इसको गलत साबित किया इसके अपने ही एक शागिर्द ने, थॉमसन, जे थॉमसन के ही एक स्टूडेंट जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इस प्लम पुडिंग मॉडल को फॉल्सिफाई किया, इसको गलत साबित किया, और वही हमारे पास कहलाते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था, और रदरफोर्ड ने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया था, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, एटम का न्यूक्लियर मॉडल। तो एटम के न्यूक्लियर मॉडल में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर मॉडल के अंदर न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट इससे पहली बार दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हर तरफ नहीं है, बल्कि प्रोटॉन्स जो है वो सेंटर में सिर्फ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था रदरफोर्ड का, और रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसको कहा जाता है। अब इसको कैसे पता लगा ये बात, इसको समझना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अच्छा, रदरफोर्ड चूँकि थॉमसन का शागिर्द था, तो थॉमसन ने एक बात कही थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हर तरफ बिखरे हुए हैं। उसने बोला तो इसका ये मतलब हुआ अगर बिखरे हुए हैं तो मैं इसमें से क्या करूं कि जो है वो अल्फ़ा रेस को स्ट्राइक कराऊं, ये कोई रेस को पास करो। अगर ये हर तरफ बिखरे हुए तो ज़्यादातर रेस वापस बाउंस बैक हो जाएंगे टकरा कर पार्टिकल से, और पीछे कोई पार्टिकल नहीं जाएगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर अटैक नहीं करेगा। जब उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया एक, जिसने उस अल्फ़ा पार्टिकल को पास करवाया एटम में से किसी, तो उसने क्या देखा कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल पास हो गए, कुछ ही पार्टिकल बैक हुए। इसका मतलब एटम ऐसे भरा हुआ नहीं है प्लम पुडिंग मॉडल की तरह, बल्कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। उससे पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके उसको बताया, जिसको हम लोग जो है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं, तो जिसको अभी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी तो आपने हेडिंग डाली है, अभी मैंने फिर आपको डाल्टन्स बिलियन बॉर्ड मॉडल बताया किस तरह से इसकी रिजेक्शन हुई, फिर थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल बताया अभी, और बताया कि इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसको रिजेक्ट करने वाले थे जे थॉमसन, इसको रिजेक्ट करने वाले थे लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया?
तो सबसे पहले तो हम इसके जानते हैं इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में कि इसका तजर्बा क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ले लिया, सोने की पतरी में यहाँ पर बना देता हूँ। दिस इज अ गोल्ड फॉइल, सोने की पतरी, सोने का वर्क, अ थिन गोल्ड मेटल फॉइल। गोल्ड है ना, सोना, सोने की परत, कागज़ जितना बारीक जो है वो सोने का एक शीट उसने ले लिया, गोल्ड शीट ले लिया। इसको गोल्ड फॉइल कहा जाता है। जैसे चांदी के वर्क आपने देखे होंगे बर्फ़ी पे और मिठाई के ऊपर चिपका होता है सिल्वर रंग का, है ना, हलवे के ऊपर भी इस तरह, खीर के ऊपर भी लगा के रखते हैं। सेम वैसे गोल्ड का भी होता है, बट वो गोल्डन होता है। तो वो सिल्वर फॉइल आपने खीर के ऊपर लगा देखा है, ये इन्होंने इस्तेमाल किया गोल्ड फॉइल, जो गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, जिसको चांदी के वर्क नहीं, सोने का वर्क कह सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल, और महंगी चीज़ों में, बहुत महंगी मिठाइयाँ जो होती हैं कोई, तो उस पर गोल्ड फॉइल लगाया जाता है, गोल्ड प्लेटेड फॉइल। नॉर्मली वरना सिल्वर फॉइल इस्तेमाल करते हैं। अब गोल्ड को इस्तेमाल किस लिए किया? गोल्ड को इस्तेमाल करने की दो वजह थी। पहली ये कि गोल्ड का एटम साइज़ में बड़ा होता है, ऑब्जर्व करना आसान होगा। दूसरी ये कि गोल्ड बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है। बहुत मेलेबल मतलब बहुत चपटा हो सकता है, बहुत पतला हो सकता है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड को इस्तेमाल किया। अब गोल्ड के बहुत सारे एटम थे, मैं यहाँ पर एक एटम आपको गोल्ड का बता देता हूँ। देख लें आप यहाँ पर कि ये यहाँ पर जो है वो गोल्ड का एटम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये जाकर इसका जो है वो आपके पास ये शेल हो गया। सही है बच्चों, ये यहाँ पर शेल्स हो गए और शेल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सेट है, तो ये आप सब जानते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है। उसको नहीं पता था, उसको बाद में पता लगा। मैं एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट से कैसा पता लगेगा। और ये जो मूव कर रहे हैं यहाँ पर, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। और पीछे इसने क्या किया, पीछे इसने लगा दिया एक प्लेट, काफ़ी मशहूर प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट। अब सब आप जान चुके हैं, फोटोग्राफिक प्लेट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हर एक्सपेरिमेंट के अंदर। जब भी कोई इस पर पार्टिकल आके टकराता है तो ये कलर प्रोड्यूस करता है, वाइट कलर दे जनरेट करता है। ठीक है, इंप्रेशंस क्रिएट करता है। तो पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ले लिया एक अल्फ़ा रेस की गन ले ली यहाँ पे। ठीक है, तो इधर से मैं यहाँ पर गन बना देता हूँ। तो मैं जो बता रहा था, ठीक है, तो यहाँ से मतलब गन टाइप टॉर्च है, मतलब गन तो नहीं, अल्फ़ा रे टॉर्च कह लो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन तुम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे, तुम लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, होता तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब हम तो बड़े ज़माने बाद जाकर सीखेंगे, PhD वगैरह करोगे, उससे भी आगे साइंटिस्ट बनोगे तो देखोगे ज़िंदगी में ये सब। अभी सिर्फ समझने के हद तक समझ लो कि ये एक हमारे पास अल्फ़ा रे टॉर्च है। ठीक है, अल्फ़ा रेस का टॉर्च है, यहाँ से अल्फ़ा रेस निकलेंगे इसके अंदर से, उसका मतलब ये हुआ। तो अल्फ़ा रेस यहाँ से निकलेंगे, चलो ग्रीन कलर के निकाल लेते हैं। ठीक है, रेस, तो यहाँ से इसने अल्फ़ा रेस यहाँ से जा रहे हैं, देखें आप। ठीक है, स्ट्रेट चलेगा। तो बहुत सारे ये रेस निकल रहे हैं, बहुत सारे निकलेंगे, दिखेंगे नहीं हरे रंग के आपको ये निकलते हुए, बल्कि पीछे आपको यहाँ पर डॉट बनता हुआ दिखेगा। उसका मतलब ये स्ट्रेट रेस गुजर रही हैं। सही है, ज़्यादातर रेस आप देखो स्ट्रेट जा रही हैं। सही है, क्योंकि बीच में जहाँ से गुजर रही है ना एटम के अंदर, वहाँ कुछ है क्या? खाली है। जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर कुछ चीज़ है, खाली जगह से गुजर रही है ना। तो यही तो बात है, जैसे तो वो रदरफोर्ड ने बोला कि अगर मेरे उस्ताद ठीक बोल रहे हैं तो ज़्यादातर तो बाउंस बैक हो जाना चाहिए था, लेकिन सारा का सारा चूँकि स्ट्रेट निकल रहा है, इसका ये मतलब होता है कि ये एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल एंड डिफ्लेक्टेड, ज़्यादातर सीधे निकल गए। अब एक पार्टिकल देखो रेड कलर का जा रहा है, देखो कैसे जाएगा। ठीक है, ये पार्टिकल गया स्ट्रेट। अच्छा, ये स्ट्रेट यहाँ पे मैं बना दूँ, ये सीधा जा रहा है। ठीक है, ये देखो स्ट्रेट है। अच्छा, ये वाला रेड वाला देखो, अब रेड वाला आगे जा रहा है। कहाँ जाकर टकराया जाके? ये न्यूक्लियस हैवी था, न्यूक्लियस से टकराने के बाद क्या हो गया, ये वापस आ गया। ये सबसे मेन बात समझने की है कि सीधा गया और सीधा जाने के बाद वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया। इतने में से एक पार्टिकल वापस आया जो न्यूक्लियस से टकराया। ठीक है, एक और रेस चेक करो, कहाँ से टकराया? इलेक्ट्रॉन से टकराने पर क्या हुआ? वापस तो नहीं पलटा, बल्कि थोड़ा एंगल चेंज हो गया उसका, टकरा के उसका रास्ता बदल गया, सीधा नहीं गया बल्कि एंगल, उसने कोई एंगल बनाकर वो डिफ्लेक्ट हो गया। तीन चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर हम तीन चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया, ये बीम ऑफ अल्फा रेस है, जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल थे बाउंस बैक हो गए, नहीं कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो कि एंगल बनाकर अलग हो गए,
और बहुत थोड़े ऐसे पार्टिकल थे, 1 आउट ऑफ 4000 पार्टिकल। ये वाला जो केस है ना, 1 आउट ऑफ 4000, 4000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि बाउंस बैक हो गया, मतलब वापस पलट गया। ये तो उसकी कॉमन ऑब्जर्वेशंस थी। अब उससे उसने क्या नतीजा अखज़ किया, क्या रिजल्ट निकाला? सबसे पहली चीज़ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, तभी तो ज़्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए। द होल मास ऑफ एटम कंसेंट्रेड इन द सेंटर ऑफ एटम which contains proton and it has positive charge which is called nucleus। एटम का सारा मास, एटम का सारा वजन मौजूद होता है उसके सेंटर में, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। तभी तो न्यूक्लियस से जब टकरा, एक भारी चीज से जाकर टकरा अल्फा रे, तो बजाय आगे जाने के वो बाउंस बैक हो गया। जैसे अगर मैं जो है वो बॉल लेकर, टेनिस की बॉल लेकर दीवार पे मारूं, तो दीवार को तोड़ते हुए क्या बॉल आगे चले जाएगा? ऐसा नहीं होगा, बल्कि वापिस आ जाएगा टकरा के, चूंकि दीवार बहुत भारी है इस बॉल से। सेम ऐसे ही ये अल्फा पार्टिकल से बहुत भारी थी न्यूक्लियस, तो टकरा के वापस पलट गया। इसका मतलब एटम का सारा मास उसके बीच में, उसके सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और तीसरी चीज़ कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट अराउंड द एटम। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस से अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यही कहलाता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। समझ में आई बात आपको सारी? किस तरह से इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और बताया, और किस तरह से अपने उस्ताद को उसने गलत साबित किया, जे थॉमसन को, जो ये बोलता था कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सारे के सारे जो तरबूज के बीज की तरह बिखरे में। उसमें बोले ऐसा नहीं, तरबूज का बीज जैसा नहीं है, सारे प्रोटॉन बीच में है न्यूक्लियस में, और सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर गोल घूम रहे। आगे वो समय, और आज भी एटम का ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, थॉमसन का कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ता। दैट्स इट।